हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की 25 क्वेश्चंस 50 नंबर और पूरे 50 में से 50 नंबर आसानी से आ सकते हैं। देखिए, आज से अपन ये टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं जिसमें अपन बात करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन, बिल्कुल वही पैटर्न, बल्कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा लेवल अपन उससे थोड़ा सा बेटर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन का लॉजिक, और जहां जहां अपन बात करेंगे कोई चैप्टर का तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि कौन से वीडियो में उसका डिटेल्ड हर चीज अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में भी 25 में से 25 क्वेश्चन हो। आपको मालूम है अपन वेडनेसडे को रीजनिंग का पेपर करेंगे और फ्राइडे को मैथमेटिक्स का पेपर करेंगे, और रीजनिंग में भी 25 में से 25 हो, और ये आसानी से किए जा सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पेपर में जिन बच्चों की बहुत बड़ी महारत है वो 10 मिनट में कर सकते हैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस। आपको 60 मिनट का समय मिलता है, उसमें से 10-12 मिनट में इस काम को निपटाया जा सकता है। चलिए काम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग। शायद ही एसएससी का कोई पेपर हो, मैं आपको बताता चलूंगा चैप्टर वाइज। ये पहला ही मॉक टेस्ट है तो कि भाई कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। जरा देखिएगा, यहां पर क्या कहा गया कि ये जो हैश लगे हुए 4-4, उसमें से देखो आपको स्मार्ट काम क्या करना होता है। अच्छा स्टूडेंट कभी भी एग्जाम में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता, उसको प्रश्न की शक्ल देखते ही अपने काम की चीज पता लग जाती है, क्योंकि उसने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है मॉक टेस्ट की। अब देखो, इसने यहां पर बता रखा है कि ये जो हैश है इसको बदलना है और इसको बैलेंस करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग के मैंने 2 सेक्शन 2 क्लासेस लेकर के यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं, सारी वैरायटीज, उनमें बेस्ट ट्रिक्स क्या है। और यहां पर मैं देखूं तो ऑप्शंस में नजर डालिएगा। इसको करने का एकमात्र सही तरीका है, ऑप्शंस में से हम देखिए, इनमें से चारों में से कोई ना कोई सही है, तो हम क्या करें, हिट एंड ट्राई करें। और हिट एंड ट्राई करने में हमारा जोर किस चीज पर रहेगा, इक्वल के साइन पर। कौन से साइन पर, इक्वल के साइन पर। जैसे देखिए पहला ऑप्शन, यहां पर जरा देखिए इक्वल कहां लगा हुआ है, नंबर 2 पर। नंबर 2 पर मतलब है यहां पर इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पर इक्वल होना चाहिए तो यहां से ये टूटेगा, तो यहां पर प्लस है 15 + 9 24, उधर भी 24 होना चाहिए। यहां इक्वल हुआ, ये 22 माइनस, अब 22 में से कुछ भी घटाऊंगा तो भी 24 तो आने वाला है नहीं, तो ये पक्की बात है पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। योर जॉब इज नॉट देयर टू गेट द राइट आंसर। मैं क्या कहना चाहता हूं, ढंग से सुनना, गलत मत समझिए इसको। मैं ये कह रहा हूं कि 3 ऑप्शन कट जाएं जल्दी से, सही उत्तर ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन 3 गलत उत्तर मिल जाएंगे, ये नहीं हो सकते साहब, तो अपने आप ही बच जाएगा। अब जरा देखिए, यहां मैंने कहा कि अगर ये बराबर है, मैंने ऑप्शन से चेक किया, पहले ऑप्शन में अगर यहां बराबर है, कौन से नंबर पर, नंबर 2 पर, तो पहले में प्लस हुआ, 15 + 9 कितना होता है, 24। और चूंकि अपन मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो डिटेल में नहीं जा सकते, उसके लिए मैंने सेशंस बनाकर डाल रखे हैं, आप वहां देख सकते हैं। ये पूरे 25 क्वेश्चन देखिएगा आप, आपको मजा आ जाएगा। सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी एक क्वेश्चन लिया है यहां पर। अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी लिया है। नंबर सीरीज का एक आता है, मैंने भी लिया है। ब्लड रिलेशनशिप का एक आता है, मैंने भी लिया है। काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी लिया है। मैट्रिक्स का आता है, मैंने भी लिया है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से 2-3 आते हैं, मैंने 2-3 लिए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 आते हैं, मैंने भी 2-3 लिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्लॉक और कैलेंडर से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी लिया है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी लिया है। आप जरा समझिए कितनी मेहनत होती है, बहुत ही बारीकी से पेपर का एनालिसिस, एक क्वेश्चन भी बेकार ना हो जाए और एक क्वेश्चन भी छूट ना जाए। यानी कि हमारा टारगेट वही फुल प्रूफ। रीजनिंग में तो कम से कम 25 में से 25 आने चाहिए, और मैथ्स में भी 25 में से 25 आने चाहिए। तो प्री में जो 100 नंबर का पेपर है, 50 तो यहीं पर बन जाते हैं। और मैं बताऊं, अगर मैं आपको सीजीएल लेवल की चीज करा रहा हूं तो आप सीएचएसएल की बात करो, सीपीओ की बात करो, बाकी सब की बात करो, वो तो अपने आप कवर हो जाएगी। जरा दूसरा ऑप्शन देखिए,
मैंने क्या कहा, इन चारों में से फोकस कहां करना है, बराबर पर। अगर यहां बराबर है तो जहां बराबर होता है वहां से इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और LHS बराबर RHS से वो सेटिस्फाइड होती है। तो अगर यहां बराबर है तो ये 15 एक साइड हो गया, तो इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई माइनस और प्लस। बोर्ड मास को आप तोड़ नहीं सकते, बोर्ड मास का मतलब है इसे सीक्वेंस में लेना है। तो मल्टीप्लाई माइनस प्लस में पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 27। 27 में से आप 19 घटाएंगे तो 8 + 7 15 बराबर होता है हिसाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और दुनिया में अगर ये वाला पैटर्न है, इस मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस कह लो, मैथमेटिकल रीजनिंग कह लो, क्योंकि रीजनिंग में मैथ्स का रोल है, उसमें 6 तरह के सवाल मैंने करा रखे हैं चैप्टर में। उसमें से जो ये वाला टाइप है, इसको करने का दुनिया में एक ही तरीका है, हिट एंड ट्राई ऑप्शन से, क्योंकि ऐसे तो हम क्लिक कर ही नहीं सकते ना, इन्हीं ऑप्शन से चुनना पड़ेगा कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। डाइस, डाइस का एक सवाल अक्सर आता है, आपके 25 में से करीब करीब 18-20 प्रश्न वर्बल रीजनिंग से रहते हैं और 5-7 प्रश्न नॉन वर्बल से रहते हैं। नॉन वर्बल में एक क्वेश्चन डाइस का मिलेगा, एक आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको एम्बेडेड फिगर का अक्सर मिलता है, एक क्वेश्चन आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का मिल जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर आपको सीरीज या एनालॉजी या ऐसा कुछ मिलता है, और एक क्वेश्चन कई बार मिरर इमेज और वाटर इमेज का मिल जाता है। इन सब चीज की गहराई में जाना चाहते हैं आप, वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे डाइस है तो डाइस के मैंने 3 सेक्शन 3 क्लासेस करा रखी है, सारा डेप्थ तक। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, ये मुझे मालूम करना है। जरा देखिए, मैं कंपैरिजन की बात करूं तो इससे तो मैं कर ही नहीं सकता, फिलहाल वो तो मेरे से पूछा है। यहां पर मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, और 4 कॉमन का मतलब है 1 2 3 5, और वहां 1 2 मुझे दिख रहा है, तो 4 और 6 की बात हो रही है। जरा देखो, 1 2 1 2, तो मैं बात करूंगा 6 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो काम हो जाएगा, कोई रिटर्न वर्क करना नहीं होता इसमें। सिंगल डाइस में, डबल डाइस में, ट्रिपल डाइस में, आपको पता है डाइस एक ही है, उसी को घुमा करके 3 उसके प्रतिरूप दिखा रखे है ना, पोजीशंस दिखा रखी है 3-3। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट बहुत ही जल्दी से बताऊं, इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है बताइए, 4 कॉमन है। और इन दोनों डाइस में अगर 4 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको कैसे बता रखा है, 4 3 5 4 1 2, यानी कि 4 के साथ अगर अगला 3 है तो 4 के साथ अगला 1 है, तो 3 और 1 अपोजिट है, 3 और 1 अपोजिट है। 4 के अगला 3 है, यहां 4 का अगला 1 है, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में 5 है तो उसके बाद में 2 है, तो 5 का अपोजिट क्या बताइए, 2। बचा कौन, 4, और बचा कौन बताइए, 6। तो इसमें कोई डाउट नहीं, 3 का उल्टा 1 है, 5 का उल्टा 2 है, 4 का उल्टा 6 है। ऐसे भी बताया था आपको कि 4 3 5 क्लॉकवाइज और 4 1 2 क्लॉकवाइज, तो 3 का उल्टा 1 है, 5 का उल्टा 2 है, 4 का उल्टा 6। क्वेश्चन मार्क जो आएगा, एक बात बताइए, क्या यहां पर 2 का उल्टा आ सकता है, नहीं, ये तो एडजॉइनिंग है, तो 2 का उल्टा नहीं आ सकता, तो 2 और 5 तो नहीं आ सकते, 2 तो ऑलरेडी है। क्या यहां पर 1 का उल्टा आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो 1 का उल्टा तो 3 है, वो भी नहीं आ सकता। अब बचा कौन, आने के लिए बचा कौन, केवल 4 और 6। मैं आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में किया जा सकता है। अब बचा 4 और 6, तो मैंने इसमें से 4 क्यों नहीं लगाया, 6 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने जब चैप्टर सिखाया था तो क्या बताया था, जरा इधर देखिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 चीजें, 1 और 2, 1 और 2 यहां पर भी हैं, 1 और 2 के साथ में क्या आएगा, 4 यहां पर है, तो या तो 4 आए या फिर 4 का उल्टा 6 आए, बस यही आ सकता है। अब आप यहां पर देखें तो आपको एक डायरेक्शन पकड़नी है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तब तो जो है वही आएगा। जैसे देखो, 1 को घुमाओ क्लॉकवाइज तो क्या आता है, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 2 आता है, यहां 1 के बाद में तो 2 नहीं आता, यहां तो 2 के बाद 1 आता है, तो यानी कि दोनों में मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो फिर 4 नहीं बल्कि क्या आएगा बताइए, यहां पर 6 आएगा। और कल को मान लीजिए यहां पर 1 और 2 होता और यहां पर 1 होता, सपोज यहां पर 1 होता और फिर यहां 2 होता, तो मैं क्या कहता, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, तो यहां पर फिर क्या आता, फिर 4 के बाद 4 ही आता, क्योंकि 1 2 4, तो फिर 1 2 4 होता, लेकिन यहां पर 1 2 है, यहां पर 2 1 है। ये सारी चीजें हम मॉक टेस्ट में नहीं सीख सकते,
इसके लिए 3-3 सेशंस करवा रखे हैं डाइस के, आप उसमें जाइए और बहुत अच्छे से आप उसको सीख सकते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। एक खास कोड में JORTUNE को ऐसा लिखा जाता है और DOURNAL को ऐसा लिखा जाता है, और आपसे यह पूछा गया प्रोफाइल को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? नकल करना, यानी कि जस्ट आपको कॉपी करना है। और जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो आपको देखते ही पता लग जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूं ना, वो जो 10 मिनट में करने वाली बात है वो तभी हो सकती है जब आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो। जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो पहला जो लॉजिक बनता है वो ये बनता है कि पहले लेटर से पहले लेटर को कंपेयर करना चाहिए। जे का नंबर 10 है और एस का 19 है। अल्फाबेट में अगर आपको नंबर याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नो जुड़ रहा है, पी का नंबर 16 है, अगर नो जोड़ू तो 25, वाई तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, तो लॉजिक ऐसा नहीं बनता। मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, जब भी कभी कोडिंग में अगर लेटर्स हो अल्फाबेट वाले और उनकी संख्या 7 हो, 9 हो, 11 हो, 5 हो, यानी कि वो संख्या ऑड में हो अगर, तो मैंने अक्सर पाया कि वो क्या करता है, ऑड में से मिडिल को छोड़ देता है और बाकी के दो हिस्से बना लेता है। अक्सर ऐसा होता है। और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा आपको लॉजिक पता लग जाएंगे। अब जरा देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं 7 लेटर हैं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, जरा देखिए। JOR शुरू के 3 है और ये आखिरी के 3 है। इन शुरू के 3 को क्या बनाया गया? आर में एक जोड़ा, ओ में जोड़ा, जे में भी जोड़ा, आखिरी के 3 में ई में जोड़ा, एन में जोड़ा, यू में जोड़ा, और ये सही बन रहा है, बिल्कुल सही है। देखो क्या हो रहा है, जो बीच का लेटर है टी, उसे तो ऐसे कैसे रख लिया गया, और जो शुरू के 3 है इनमें दो काम हो रहे हैं एक साथ। दो काम कैसे हो रहे हैं? एक तो हो रहा है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? जो सबसे आगे वाला है वो सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे वाला सबसे आगे आ जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर ये मॉक टेस्ट अगर आप ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको लगभग लगभग पैटर्न मालूम चल जाएगा। और जैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारी वैरायटीज कवर करने की कोशिश करूंगा। ग्रुप डी के लिए अभी अपन ने रोका है क्योंकि डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। ये अपन कुछ पेपर कर लें और उसके बाद वापस से अपन, जब वो डेट्स अनाउंस हो जाएंगे तो ग्रुप डी और रेलवेज के जो भी एग्जाम्स आने वाले होंगे लेटर ऑन, अपन वापस वो टेस्ट शुरू करेंगे। जरा देखिएगा। और मैं एक बात और कहूं कि जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये मॉक टेस्ट देने चाहिए। फर्क सिर्फ क्या आएगा, सिलेबस तो वही है लेकिन लेवल का फर्क आ जाता है। इनमें थोड़ा सा लेवल आपको अच्छा मिलेगा। जरा देखिएगा। तो आर देखो, इसको पहले तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, शुरू के 3 को आखिरी के 3 से पढ़ो। आर में एक जोड़ा तो एस आएगा, ओ में जोड़ा तो पी आएगा, जे में जोड़ा तो के आएगा। अब आखिरी के जो 3 है उनको भी पढ़ो उल्टा करके। ई में एक जोड़ो एफ आएगा, एन में एक जोड़ो ओ आएगा, यू में एक जोड़ो वी आएगा, और बीच में टी का जो है वो 2 जोड़कर वी लिखा गया। क्या अगले वाले में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? जरा देखना। तो बीच वाले को छोड़ दो, यू में जोड़ा तो वी आया, ओ में पी आया, डी में ई आया। इतना बहुत है, देख लिया, इतना बहुत है। सारे को चेक करने की जरूरत थोड़ी है, आपने लॉजिकली चेक कर लिया क्या हो रहा है। अब यहां पर क्या करना है, बीच का तो छोड़ दीजिए और जो शुरू के 3 है इनको उल्टा पढ़िए और उल्टा पढ़ के एक एक जोड़िए। तो उल्टा अपन ओ से पढ़ेंगे तो ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, तो पी इसमें नहीं है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस में से 3 जैसे कट जाएं आपका काम खत्म, क्योंकि नन ऑफ दिस तो दिख नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, ओ के बाद में पी आना चाहिए तो पी सब में है एक को छोड़कर। आर के बाद एस आना चाहिए तो एस आना चाहिए, तो एस इसमें नहीं है। आपके पास ऑप्शन केवल 2 बचे रहे। अब मेरी बात सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या, जब ऑप्शन 2 बचे रहे हो, मैं जो कह रहा हूं उस पर कान लगाकर सुनिएगा। जब ऑप्शन सिर्फ 2 ही बचे रहे हो तो उन 2 ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, आप ऑप्शन में जाइए और सिर्फ वो जगह देखिए जो अलग है। असमानता के नियम से काट सकते हैं और दुनिया में ऐसे सिलेक्शन होते हैं। जो 2 ऑप्शन, भाई या तो आंसर 2 है या फिर 3 है, तो 2 और 3 में जैसे क्यू और क्यू तो सेम है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आखिरी में बात करें कि एम और जे भी है, एम और जे भी है, तो जो चीज दोनों ऑप्शंस में सेम है उसको चेक करने से क्या फायदा। तो वो चेक करो ना जो अलग है। जैसे देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बीच में यहां पर डी है जबकि यहां पर एच है, तो बीच वाले लेटर से काम चल जाएगा। अब बीच वाला तो 2 जुड़कर आता है, तो इस एफ में अगर 2 जोड़ूंगा तो एच आना चाहिए,
और एच आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 2। शुरू के 3 लेटर जो हैं वो रिवर्स किए गए और दोनों एक एक जोड़ा गया, आखिरी के 3 भी रिवर्स किए गए, एक एक जोड़ा गया, और बीच वाले में कितना जोड़ के लिख दिया? 2 करके लिख दिया, और ऐसे करके हमें उत्तर प्राप्त हुआ। और ये कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बहुत डिटेल में अल्फाबेट वाले पार्ट में सिखा रखा है। चौथे में आइएगा, क्या कहना चाहता है? 8:35, घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? एक बहुत ही शानदार प्रश्न है क्लॉक का कि 8:35 पर, आप देखिए मैंने ये चैप्टर करवा रखा है और आपको क्लॉक का कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज बता रखी है। कितनी बार 12 घंटे में कोइंसाइड करती है, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने 3 और 4 बजे के बीच में कब क्या होता है, हर चीज। अगर कोई क्लॉक धीरे चलती है, कोई तेज चलती है, और इस तरह के प्रश्न भी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर घड़ी की 2 सुइयों का मतलब क्या होता है, हम सेकंड वाली सुई को इग्नोर करते हैं। अब इसको करने के मैंने आपको 2 तरीके बता रखे। 2 तरीके क्या बता रखे? पहला तरीका तो यह बताया था कि 2 टर्म दी थी, आप चैप्टर में देख लीजिएगा डिटेल में, एक तो 11/2 और एक 30, और मैंने कहा था कि इसको तो मिनट से मल्टीप्लाई करना, मिनट कितने? 35, और इसको आप घंटे से करना, वो कितने? 8, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, यहां माइनस कर दीजिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस में नहीं आएगा ये। तो यहां मैं बात करूं तो ये तो 240 दिख ही रहा है, 8 या 24, और यहां मैं बात करूं तो 385। किसी भी संख्या को जब हम 11 से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं? एक जीरो लगाओ तो 10 से गुना हो गया, तो 335 जोड़ो 385, 192.5 में से आप ये घटाएंगे तो 47.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। मैंने आपको ये चीज सिखा रखी है, आप क्लॉक के चैप्टर में जाके देख लीजिए, मैंने बता रखा है कि आपको ये 11/2 5.5 कैसे आता है, क्योंकि मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, जबकि घंटे वाली आधा डिग्री चलती है हर 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, और क्योंकि पूरा 360 होता है, पूरा डिटेल वहां देख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या सिखाया था आपको? 8:35 पर दूसरा तरीका ये था, और दूसरा तरीके की जरूरत नहीं होती हमारे को, 12, 3, 6, 9, लेकिन ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए सिखाया था कि 8:35। तो आपको मैंने कहा था कि जो मिनट का टाइम है वो तो फिक्स कर दो, तो ये रहा, तो ये तो आपकी मिनट वाली हैंड फिक्स हो गई, और 8:35 का मतलब है कि वो जो घंटे वाली सुई है वो 8 बजे जो होती है, 8 बजे के टाइम पर तो यहां होगी ना भाई, 8 बजे के टाइम पर तो यहां होगी, लेकिन वो 35 मिनट और चलेगी। 8:35 चाहिए हमारे को, तो 8 बजे, एक बार 8 बजे आप घंटे वाली सुई को यहां रख दो और मिनट वाली वहीं रखो जहां पर है, तो इसके बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री का। लेकिन 30 डिग्री का एंगल तो ठीक है, तो मिनट वाली तो सही है, लेकिन घंटे वाली सुई भी तो अभी और आगे चलनी चाहिए, क्योंकि 8 पर थोड़ी है, ये 8:35 पर है, तो ये तो 8 और 9 के बीच में है, और वो भी आधे से ज्यादा, तो हर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 35 मिनट में कितनी चलेगी? आधा, यानी कि 35 का आधा कितना होता है? अगर बात करूं 17.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 47.5 डिग्री आपका आंसर होगा, ये 47.5 डिग्री। बट हम ऐसे नहीं कर सकते, तो ये कैसे आता है ये मैंने आपको बता रखा है, आप चैप्टर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स इन गिवन फिगर? कितने रेक्टेंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कितने ट्रायंगल्स हैं? मैंने 3-4 सेशंस ले रखे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, करीब करीब 475 वीडियो अवेलेबल है, आपको उनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। काउंटिंग ऑफ फिगर मेरा फेवरेट चैप्टर है। यहां मैं बात करूं आपको कितने वर्ग बनेंगे, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 6, 12, 17 मेरे को दिख रहा है, तो यहां पर देखते ही पता लगता है कि 17 वर्ग बनेंगे। अब देखो मैं डिटेल में नहीं जा सकता, आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं। आपको मैंने ये सिखाया था चैप्टर के अंदर कि एक प्लस हमें 5 वर्ग देता है, एक प्लस हमें कितने वर्ग देता है? 5 वर्ग देता है। और ये 5 वर्ग कैसे? 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला। और काउंटिंग कैसे सिखा रखी है? या तो छोटे से बड़ा काउंट करो या बड़े से छोटा काउंट करो, या तो अंदर से बाहर काउंट करो या बाहर से अंदर काउंट करो। और मैंने कहा था अगर इसके अंदर ऐसा बन जाए, अगर इसके अंदर ऐसा बन जाए तो फिर ये एक और बन गया ना, देखो इसके मिड पॉइंट को मिलाया,
अगर आपने मिड पॉइंट को मिलाया तो ये अंदर एक और बन गया। तो अगर आपको प्लस मिलता है तो 5 मिलते हैं और ऐसा मिलता है तो 6 बनते हैं। तो एक बार जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इस बड़ी आकृति की बात करूं, जो मैं ये आपको ये दिखा रहा हूं, सिर्फ बड़ी आकृति, आप और कुछ मत देखो। इसके अंदर देखेंगे तो देखो एक प्लस नजर आ रहा है पूरा पूरा। इसके अंदर आपको एक प्लस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, और ये मिड पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो ये बड़ी वाली जो आकृति है वो मुझे 6 वर्ग बता रही है। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर मैं दिखाना चाहूं आपको तो ये वाली आकृति और देखिए दोबारा से, अब वो बड़ी वाली को तो छोड़ दो और सिर्फ इसकी बात करो। तो इसकी अगर मैं बात करूं, अटेंशन दीजिएगा सबके सब लोग, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट तो अभी आपने काउंट किया ना, देखो आपको ये 4 मिल रहे हैं, बड़ा 5 मिल रहा है और मिड पॉइंट की वजह से 6 मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट तो आपका ऑलरेडी काउंटेड है। अब जरा इस पे गौर करो, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, अटेंशन दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं यहां पर आपको ये वाला प्लस दिखाना चाहूं तो जरा देखो 1 2 3 4 और वही 5, क्योंकि ये वाला आपने काउंट नहीं किया है, आपने ये वाला काउंट किया है। 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 और ये 6, ये काउंट किया आपने, ये काउंट नहीं किया है। तो ये फिर से एक वर्ग दिख रहा है वैसा की वैसा, जिसमें प्लस भी दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है। तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। उसके अंदर जाऊं मैं तो फिर एक वर्ग और नजर आ रहा है, जरा देखिए आप। और यहां मैं आपसे बात करूं तो ये कितना दिख रहा है आपको? 5। अगर ये भी ऐसा होता ना तो ये एक और बनता था और फिर आंसर 18 आता, बट ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा? 17। एक बार जरा देखिएगा बहुत ही जल्दी से, वेरी फास्ट। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार बहुत ही फास्ट में, तो देखो ये आकृति अगर आप बनते हुए देखते हैं तो शायद जल्दी अच्छे समझ में आएगी। अब देखो ये वाली जो आकृति है मैं पूरा वैसा की वैसा ही बना रहा हूं। देखो ये आपको कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? अब तक 6 नजर आ रहे हैं। बताइए 6 नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब इसने क्या किया इसके बाद में कि ये वाला जो पार्ट है, अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखो जरा अगर मैं बात करूं इस बार, तो अब इसने क्या किया, देखो ये जो कलर मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये वाला जो कलर मैंने दिखाया इस बार, ये मैंने काउंट कहां किया था बताओ? ये थोड़ा फिगर बनने में ऐसा उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सीधा बनेगा पूरा। अब देखिए ये वाला जो फिगर बना इस बार, ये आपको अलग से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? और ये जो नजर आ रहा है इसके अंदर भी ये आकृति ऐसे बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो पहले आपको 6 दिख रहे थे, फिर आपको 6 नजर आने लगे। 1 2 3 4 अंदर 5 और ये बड़ा 6, तो 6 + 6 कितने होंगे बताइए? 12। लेकिन जरा देखिए इसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी आप देखिए अंदर आपको एक और नजर आ रहा है, 1 मोर। तो अंदर आपको एक और नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये जो अंदर नजर आ रहा है ये आपको कितने दिखा रहा है बताइए? 5, क्योंकि ये तो मैंने बनाया है, ये तो मैंने बनाया है। ये ऐसा नजर आ रहा है तो प्लस कितना होगा? 5। और मैं आपको फिर वही कहूंगा, आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप इसका चैप्टर देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। हर चीज आपको अवेलेबल है वहां पर। तो चलिए अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये काउंटिंग का एक क्वेश्चन अक्सर अक्सर एग्जाम में आता ही है, जिसको देखते ही आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एम का भाई पी है। आपको मैंने बता रखा है ब्लड रिलेशनशिप में हम लोग अगर भाई बहन है तो डैश डैश दिखाते हैं, हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से दिखाते हैं, फैमिली को हम ट्री से दिखाते हैं। इन सब के लिए आपको वो सेशंस देखने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने सिखा रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और कभी भी प्रश्नों को हम पढ़ने के बाद नहीं करते, हमेशा पढ़ने के साथ ही करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत से ये मॉक टेस्ट बनाए, एक एक मॉक टेस्ट। अब देखें अगली बार जो होगा उसमें वैरायटीज बदल जाएंगी, और ऐसे करते करते आपका सिलेबस एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं ग्रुप डी के मॉक टेस्ट रोके हुए हैं, 3 रीजनिंग 3 मैथ्स 6 हो चुके हैं। बट जैसे वो डेट्स अनाउंस्ड होंगी इसके बाद में उसको अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे। जरा देखो क्या बोल रहा है, एम का भाई पी है, एम का भाई पी है, तो एम कोई है, उसका जो भाई है वो क्या है बताइए? पी है। एम का भाई पी है, इसका यह मतलब नहीं है कि एम बहन है, वो भाई भी हो सकता है। एम का भाई पी है, ई पी का बहनोई है, ई पी का बहनोई है। तथा आपको मैंने 2 शब्द बताए थे, एक तो तथा और एक जो। जो का मतलब होता है उससे ठीक पहले वाला जो है उसके लिए प्रयोग होगा, जबकि तथा का प्रयोग होता है जिससे सेंटेंस शुरू हो उसके लिए होता है। तो यहां पर ई जो है वो पी का बहनोई है। तथा, तथा मतलब कौन? ई की बात हो रही है।
तथा Q का दामाद है। तो E जो है वो P का बहनोई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो ये मान लेते हैं कि E जो है P का बहनोई मतलब उसकी बहन का हस्बैंड। तो उनको लगता है कि ये P की बहन का हस्बैंड है, तो बहन तो कहीं बताई नहीं, तो ये इसकी बहन है। नहीं, ये भाई हो सकता है और बहन कोई और भी हो सकती है। हम अंदाजे से कोई काम नहीं कर सकते, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपको सबसे सेफ क्या रहता है, ई अगर पी का बहनोई तो आप क्या करें, डैश डैश डैश, इसकी कोई बहन है, अभी नाम हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, और उसके हस्बैंड का नाम कौन है बताइए, ई। तो ई जो है वो पी की बहन का हस्बैंड हो गया। हो सकता है ये बहन एम ही हो जाए, बट अभी पता नहीं है। तथा कौन, ई की बात हो रही है, क्यू का दामाद है। दामाद का मतलब क्या होता है, दामाद किसके होते हैं, वाइफ के पिता या माता के तो दामाद होंगे ना। तो ये नहीं, ई किसका दामाद है, क्यू का दामाद है। तो क्यू का है, इसकी पत्नी के या तो माता या पिता का नाम क्यू है, इतनी बात है। सवाल क्या है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। पी तो पक्की बात है, देखो ये भाई है और ये बहन है, तो पी कौन है बताइए, क्यू का बेटा है, सन, यानी कि बी हमारा आंसर है। ये अगर ऐसा बोलता ना मैंने आपको कई बार कहा कि जिसका नाम पहले हो रिलेशन उसका देखना चाहिए। पी का रिश्ता क्यू से क्या है, बेटा है। क्यू का रिश्ता पी से क्या है, माता या पिता, पता नहीं। और मैं एक बात और बताऊं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर ये इसकी बहन भी होती, कोई कह देता कि ये एम इसकी बहन है, तो भी हमें थोड़ी पता है कि ये इसके हस्बैंड है, क्योंकि किसी की दो बहनें भी तो हो सकती हैं, इट इज पॉसिबल। तो हम अंदाजे से कुछ नहीं कर सकते, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या दीजिएगा, पुत्र आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 पर आइएगा। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुने। इसे बोलते हैं एनालॉजी, सादृश्यता। एक पेयर मिलता है, उसमें जो बात होती है वैसी अगले पेयर में होनी चाहिए। तो देखिए 243 और 8 एक पेयर है, वैसे 924 और क्या होना चाहिए। एक बात बताइए, 243 एक बड़ा नंबर है और उससे हमने 8 बनाया, लेकिन 243 किसी का वर्ग या घन तो नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़ा नंबर से छोटा नंबर कैसे बने, और जैसे बने वैसे ही हम 924 से भी बनाए। ऑप्शंस को देखें तो वो भी हमारे को छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो दिमाग लगाइए कैसे होना चाहिए। 8 तो मुझे नजर आता है, देखो जरा कैसे। इस 24 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, शुरू के 2 अंकों में मैं तीसरे से डिवाइड करूं, तो मुझे 8 नजर आता है। तो इसी तरह से 92 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे 23 नजर आना चाहिए। 23, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एनालॉजी में हम क्या करते हैं, नकल करते हैं, एक तरह की कोडिंग डिकोडिंग ही है। जो संबंध इन दो में है वही दो अगलों में होना चाहिए। ये प्रश्न नंबर में भी आते हैं, ये प्रश्न अल्फाबेट में भी आते हैं, ये प्रश्न शब्दों में भी आते हैं। शब्दों में कैसे आते हैं, जैसे बहुत सरल एग्जांपल क्या होता है, मछली का संबंध पानी से है, तो चिड़िया का संबंध हवा से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। कारपेंटर का रिलेशन अगर लकड़ी से है, तो जो टेलर है उसका रिलेशन क्लॉथ से होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं। तो जिस पैटर्न में वो बोलता है उसी पैटर्न में आंसर देना होता है। आगे जरा देखिए, इसने ऐसा ही एक प्रश्न दिया है आपको, ग्रीन और 14 एक पेयर बना रखा है। तो SOLR और आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ग्रीन को 14 बोल रहा है वो। आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा कि आपको हर स्थिति में लेटर्स जो होते हैं उनके नंबर याद होने चाहिए। मैंने आपको याद करवा रखा, रटवा कर नहीं, समझा कर। तो आपको अगर यह पता लग जाए कि ग्रीन को 14 कैसे बोला गया, तो ये तो फिर नकल करने वाला काम है। ये लेटर और ये नंबर है, तो लेटर तो काम आएंगे आएंगे। जी का नंबर 7 होता है, ये 18 होता है, 5 5 और 14 होता है। 7 + 18 25 35 49, इन सब का टोटल अगर करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन ये तो 14 है। तो फिर क्या किया गया। अब एक बात बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 49 की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है। 49 का सबसे पहले क्लिक क्या करता है आपके दिमाग में, ये 7 का स्क्वायर है और 7 से ये दुगना दिख रहा है। अगर मैं कहूं सपोज 125, तो उसकी सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, वो 5 का क्यूब है। होने को तो परिभाषा बहुत सारी होती है, बट क्या ऐसी चीजें जो तुरंत क्लिक करती है। अगर हम यहां बात करें, जैसे देखिए एक एग्जांपल और दूं,
17 की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या आती है कि 17 एक ऑड नंबर है कि प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर को हमेशा वरीयता दी जाती है ऑड नंबर की अपेक्षाकृत। अब इधर देखो, लेकिन यह बात तभी लागू हो पाएगी जब अगले वाला भी अपने आप में क्या बनाए, एक क्या बनाए, स्क्वायर बनाए। एस का नंबर 19 होता है, ये 15 है, 19 में 15 जोड़े तो 34 होता है, ये 12 प्लस 18 कितना हो गया, 30, तो 64 हो गया। तो इसका टोटल 64 हो गया, रूट 8 हो गया, 16 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्या बात को समझ पा रहे? इसको जोड़ा तो 49 है, रूट आता है कितना बताइए, 7, और 7 का दुगना मेरे को दिख रहा है, तो मैंने इसको देखा टोटल तो 64 आया, रूट होता है 8 का दुगना क्या हो रहा है बताइए, 16। अगले प्रश्न पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अक्सर मैट्रिक्स का पूछा जाता है। पैटर्न क्या रहता है, या तो हम देखते हैं रो वाइज, रो ऐसे सॉरी, या फिर कॉलम वाइज, यानी या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली, कभी कभी डायगोनली भी देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। और मैंने जब सिखाया था इसको तो मैंने बताया था कि आपको वेट देखना चाहिए, यानी कि बड़ा नंबर नीचे की तरफ है कि दाईं तरफ जा रहा है, उसी तरफ से हमारा पैटर्न बनना चाहिए। यहां मैं देख पा रहा हूं कि बड़ा नंबर है, मेरे को यूं दिख रहा है 85 बड़ा दिख रहा है, 84 140 इनके अंदर से, लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन मार्क वो यहां पर है। इस क्वेश्चन मार्क के पैरेलल कौन कौन है, एक तो 3 है और एक 6 है, तो क्वेश्चन मार्क तो निकल जाएगा। पहले आपको यह पता लगाना है कि 3 कैसे आया और 6 कैसे आया, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क यहां पर है, लेकिन मेरा देखने का जो पैटर्न है वो ऐसे रहना चाहिए एक बार में, क्योंकि वेट इस तरफ नजर आ रहा है। डिटेल में देखने के लिए आपको मैट्रिक्स के 2 सेशन करवा के देखने चाहिए। इधर देखो, देखो जिस जिस चैप्टर में आपकी कमियां है ना, कुछ भी कमजोरियां हैं, आपके पास कितना बढ़िया तरीका है। आप YouTube जो आपका डिवोशन का चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओ और वो चैनल से आप वो चैप्टर देख लो अच्छे से, चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे आपकी सीरीज हो, चाहे ब्लड रिलेशन, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका, क्योंकि करीब करीब 475 वीडियोस अवेलेबल है। अब इधर देखिए, अब कैसे करें इसको, ये 3 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां भी कहीं 6 नजर नहीं आ रहा, कैसे हो पाएगा? लेकिन एक बात दिख रही है, 17 और 85 टेबल आता है, 28 का भी 5 गुना, 17 का 5 गुना, 28 का 5 गुना, 5 और 24 का 5 गुना 120 नहीं है, यानी कि 5 गुना तो फिट नहीं होता। लेकिन अगर आया तो कैसे आया ये, एक बार जरा देखिए, नोटिस कीजिएगा, इस 15 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 5 आता है, तो ये 5 गुना नहीं, ये 5 इस वजह से आया। तो यहां पर इत्तेफाक से 30 में अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो भी 5 आया, तो 15 में 3 से डिवाइड करने पर 5 आया, और उस 5 को जब मैंने 17 से गुना किया तो 85 आ गया। 30 में 6 से डिवाइड करने पर 5 आ गया, और 28 को 5 से गुना करने पर 140 आ गया। तो 14 में मुझे किसी संख्या से डिवाइड करना चाहिए, और वो जो डिवाइड करना है वो पूछा है, और उसको जब मैं 24 से गुना करूं तो 84 आना चाहिए। 14 से 6 बार, 6 से 4 बार, x की वैल्यू आ गई 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो ऑप्शन से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जरा आइए 10 नंबर प्रश्न पर। जल प्रतिरूप, जल प्रतिरूप का मतलब क्या है, वाटर इमेज। एक होती है वाटर इमेज, एक होती है मिरर इमेज। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप मेरे सेशन जरूर देखिए, आपको ये इमेजेस वाली चीजें सारी नॉन वर्बल अच्छी क्लियर होगी। 4-5 सेशन लिए हुए नॉन वर्बल के। आपको वाटर इमेज में क्या करना होता है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। और मिरर इमेज में लेफ्ट राइट ही चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। बट कभी कभी क्या होता है, किसी इमेज की पूछता तो वो मिरर इमेज है, लेकिन मिरर राइट में रखने की जगह वो नीचे रख देता है, तो असल में वो वाटर इमेज हो जाती है। अब इधर देखो, इसका आंसर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नॉन वर्बल में स्पेशली हम जल्दी से जल्दी 4 में से 3 ऑप्शन काटने की कोशिश करेंगे। तो इसका अगर मुझे जल प्रतिरूप चाहिए तो मैंने क्या कहा, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, लेकिन लेफ्ट राइट में चेंज नहीं। तो ये जो नीचे है ये ऊपर जाना चाहिए। देखो अगर मैं आपके सामने इसको बना भी दूं ऐसा, मान लीजिए, तो ये वाला पार्ट ऐसे जाना चाहिए। अगर इसके वाटर इमेज देखते तो ऐसे की ऐसे जानी चाहिए। तो क्या है, अब आपने कहा सर पूरी बनाए, अरे पूरी क्यों बनाए, हो सकता है ना एक चीज से 2 कट जाए, एक से एक और कट जाए, काम खत्म। हमारे को एक्सप्लेनेशन थोड़ी पूछ रहे हैं, वो आंसर से मतलब है।
तो ये जो नीचे वाली चीजें ऊपर जानी चाहिए, इसके अंदर तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। दो ऑप्शन में काम खत्म, ना तो बी हो सकता और ना डी हो सकता। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, अगर दो ऑप्शन बच रहे हो, ढंग से सुन लीजिएगा, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, अगर दो ऑप्शंस बच रहे हो तो आप ये देखिएगा कि दोनों ऑप्शंस में से कौन सी चीज अलग है, क्योंकि दोनों में जो सेम है उससे क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों में ये जगह चेक करने का कोई फायदा है? अरे क्या फायदा है, इसको चेक करने का क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। स्टार चेक कर सकते हो या एरो की पोजीशन भी चेक कर सकते हो। स्टार देखे तो स्टार इधर है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, लेकिन ये नीचे है, नीचे है तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, इसमें ऊपर चला गया, इसमें ऊपर नहीं गया, यह आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इस एरो की बात भी करता, सीखने के लिए बात करूं, तो हमेशा क्या करते हैं, जैसे एरो यहां से चल रहा है तो यहां से ही चलेगा ये, लेकिन जो चीज ऊपर जा रही है, क्योंकि ये जल प्रतिरूप है, तो जो ऊपर जा रही है वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जो चीज ऊपर जा रही है वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। लेकिन वो ऊपर जा रही है कैसे बताओ, ऊपर जा रही है आपकी लेफ्ट में, तो नीचे भी कैसे आएगी, लेफ्ट में ही जाएगी। जरा देखिए इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 11वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन एक कोडिंग का क्वेश्चन है, एक ऐसी कोडिंग जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और इस तरह की कोडिंग जब मैंने सिखा रखी है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर्स में, तो मैंने कह रखा है, एक तो शक्ल देखते ही प्रश्न का आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सी टाइप का क्वेश्चन है और उसको करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। इसका प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है, लेकिन सही नॉलेज के साथ। इधर देखो, मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, आप आखिरी लाइन पढ़िए सिर्फ, बस क्या पूछा है, गोल का कोड चाहिए उसको। अच्छा साहब, गोल का कोड चाहिए, गोल कहां पर है मुझे बताइए। When many goals scored, और इसका कोड क्या है, 5 3 9 7। मेरी नजर केवल 5 3 9 और 7 पर है बस। ये चार जो शब्द हैं, इन चारों के चार कोड हैं, लेकिन जिस क्रम में शब्द हैं उसी क्रम में कोड हो, ये जरूरी नहीं होता, ये तो जरूरी बिल्कुल नहीं होता। अब मैं बात करूं, आपको फोकस क्या करना है, या तो कहीं गोल मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा, और नहीं तो व्हेन मैनी और स्कोर्ड ये कट जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब काम दिमाग में करना चाहिए, क्योंकि आप देखो यहां फिर भी काट सकते हो, बट एग्जाम में अगर मैं बात करूंगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है, अपने स्क्रीन पे कैसे काटोगे, इसलिए यह भी आपको दिमाग लगाना है हमेशा कि बिना रिटर्न वाक्य कैसे काम होगा। इधर देखो आगे क्या लिखा है, मैनी मोर मैचेस। मैनी मोर मैचेस, जरा देखो मैनी दिख रहा है, केवल मैनी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ऊपर और फर्स्ट और सेकंड में केवल मैनी कॉमन है। अगर एक शब्द कॉमन है तो एक कोड भी कॉमन होना चाहिए। तो मैनी कट गया और इसमें से केवल नो कट सकता है, तो हमारे कंपटीशन से नो बाहर है। आगे आइए, ही स्कोर्ड 5। ऊपर देखो स्कोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ही भी नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, तो स्कोर्ड कॉमन है। तो स्कोर्ड कॉमन है, तो इनमें से कॉमन क्या है बताइए, 3। तो 3 का मतलब स्कोर्ड भी कट गया। अब और कहीं कुछ मत काटो, सिर्फ इसी में काटना है। अब आपको क्या बच गया, या तो वैन मिल जाए तो काम बनता, अब वैन तो कहीं है ही नहीं और कुछ भी नहीं है, तो क्या बचा, 5 या 7। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी। और अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता, मान लो 5 और 7 नहीं होता, यहां पर 6 लिखा होता सपोज, तो आंसर देते आप क्या, आंकड़े अपर्याप्त है। लेकिन याद रखिएगा, अधिकतम संभावनाओं को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। यह मेरी फेवरेट कोडिंग है, और इसको करने के सबसे अच्छे तरीके टफ से टफ क्वेश्चंस के साथ मैंने कोडिंग डिकोडिंग के सेशंस में करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइएगा, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का यह सीरीज का प्रश्न है, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 4 3 2 1 1 1 1 उधर जाएगा, आंसर डी आएगा। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसको। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं नॉन वर्बल में, आप कोशिश क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी 4 में से 3 ऑप्शंस को काटने की कोशिश करेंगे। मैं 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा लेता हूं इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं किसी फ्लावर की केवल 2 पत्तियों की बात करूं, उसको फोकस करूं, तो ये स्ट्रेट है, फिर 90 घूम गई, अब आप चाहो तो 90 और घूम गई, या वापस स्ट्रेट कैसे भी हो गई, बट ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था,
मैंने ये कहा था कि उस चीज को देखने से कोई फायदा ही नहीं जो सारी जगह पर एक जैसी हो। आप सोचो, मैंने तो जानबूझकर बोला, अभी आपको कह भी दिया था कि 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा हूं कुछ समझाने के लिए, मुझे तो पहले से पता है। इधर देखो, ये चारों शेप एक जैसी है, तो क्या ये शेप देखने का फायदा था? कतई नहीं। समय की बर्बादी। एग्जाम में ध्यान रखने के लिए बताया आपको जानबूझ करके। आपको सिर्फ वो देखना है जो अलग है, बिल्कुल असमान है। इधर देखिए, अब देखो ये एक लाइन एक लाइन एक लाइन कहां आए, क्योंकि सब में एक लाइन है, आए कहां वो देखने की जरूरत है। तो आप मेरे साथ चलिए जरा ध्यान से। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होता है। मैं भी नॉन वर्बल शुरू नहीं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन करता हूं फटाफट से, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। नॉन वर्बल डिटेल में आप देख सकते हैं सीरीज के अंदर मैंने करवा रखा है। एक तो रोटेशन, आप थोड़ा मेरे को फेवर कीजिएगा, जो चीज ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मैंने ही करवा रखी है, उसी चीज को मॉक टेस्ट में डिटेल में कैसे ला सकते हैं। एक तो देखना है रोटेशन। रोटेशन दो ही होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है स्टार्ट पकड़ो या एंड पकड़ो, दोनों में से जो दिल करे वो। रोटेशन भी जो दिल करे वो, लेकिन जो पकड़ लो वो फिक्स है। जैसे इधर देखो, अगर मैं बात क्या करूं, मैं पत्तियों के ये वाले पार्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सब में एक जैसे। देखो, अगर मैं लाइनों की बात करूं तो मैं इस पूरे को एक नहीं मानता, इसको मान 1 2 3 4, 4 लाइन है ये, इसको मैं एक ही मान रहा हूं। 4 के बाद 3 रह गई, 2 रह गई, अब 1 रहेगी। अब 1 रहेगी, इससे क्या फायदा, सभी में 1 है भाई। 1 कहां रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए, आप इस पत्ती को कैसे भी घुमा के देखिए, एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अगर अपन ऐसे घुमाए, मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसा घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, या मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, कैसे भी देख लो एक बार। तो एक बार जो मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसको मैंने इस तरह से घुमाया, यो, अगर मैंने इसको यो घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों ऊपर के ऊपर चले गए, ऊपर के ऊपर चले गए। और यहां पर मैं बात करूं, अगर ऊपर के ऊपर चले गए तो आप देखिए कि ये चीज सबसे आगे हो गई, 1 नंबर। अगर मैंने इसको ऐसे कैसे घुमाया, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया। तो या तो आप स्टार्ट को पकड़ लो या एंड को। मैंने यहां पर स्टार्ट को पकड़ लिया। आप जरा देखिए एक बार, अगर मैं इसको घुमाता हूं 90 डिग्री, तो क्या हुआ, 1 नंबर भी मुझे मिल रहा है, 2 भी मुझे मिल रहा है, 3 भी मुझे मिल रहा है। कौन गायब हो गया बताइए? 4 नंबर गायब हो गया। अब क्या आगे भी ऐसा हो रहा है? सबसे आखिरी वाला गायब होता है। 1 नंबर रहता है, 2 नंबर रहता है, 3 भी रहता है, चौथा गायब होता है। अब ऐसा होकर ऐसा हो गया। अब फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमा दिया, तो क्या हुआ, ये 1 नंबर भी रहा, 2 नंबर भी रहा, लेकिन 3 नंबर गायब हो गया। अब क्या होगा, फिर से ये 90 डिग्री घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि ये ऐसे तो बनेगी। अब क्या होगा, 1 नंबर तो रह जाएगा, तो यों से यों 1 नंबर तो रह गया और 2 नंबर गायब हो जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए? डी बनेगा। डिटेल में देखने के लिए सेशन में जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। 30 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। किसी खास कोड में MLANT को ऐसा बोलता है, और YIELD यील्ड को ऐसा बोलता है, तो डिले को कैसा बोलता है? इसे बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। मेरी भाषा में मिक्स्ड मतलब वेरेवर यू सी द लेटर्स, द नंबर्स एंड द डिजिट्स। डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, लेटर्स ABCD, सिंबल्स @ हैश, थीटा, अल्फा, गामा, ये सारा, इन सबको मिला के। अभी जो मैंने पहले कोडिंग बताई थी, उसमें सीक्वेंस का कोई महत्व नहीं था, जिसमें गोल्स पूछा था, और इसमें सीक्वेंस का ही महत्व है। यह प्रैक्टिस से आपको आएगा। इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? Y नहीं है, I नहीं है, E नहीं है, L कॉमन है। L यहां पर नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर है @ L यहां नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर है @ यह इस बात का प्रमाण है कि यहां पर जो हो रहा है वो सीक्वेंस में कोड हो रहा है। सीधा आंसर देखो, डी। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आप सीधे इस पर आ जाओगे, आखिरी वाले में डी। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है, पूरे 25 में से 25। देखो डी की अगर मैं बात करूं, तो डी आपको सिर्फ डी ढूंढना है, कोई भी ऊपर नीचे जहां मिल रहा है। डी लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज से स्टार्ट होगा। आपको यह नहीं करना कि सही आंसर कौन सा है, आपको यह करना है कि 3 आंसर कौन से गलत हैं उनको काटो। अब 2 ऑप्शन बच गए। क्या सिखाया अभी आपको? 3 बार बोल चुका मैं
कि जब दो ऑप्शन बचते हैं तो सिर्फ उनमें वो चीज देखते हैं जो अलग है, असमान है। तो आगे चार देखने से क्या फायदा, लेकिन हां ये दो देखने से काम चल सकता है। तीसरी जगह एल है, और एल को क्या बोलता है, वो एल को बोलता है एट द रेट ऑफ। तो एट द रेट ऑफ आना चाहिए, सी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 पर आइए। 14 नंबर प्रश्न, उसने कहा कितने बच्चे, ये एक वेन डायग्राम दिखा रखा है, ये वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये चॉकलेट करते हैं, और ये पिस्ता करते हैं। पिस्ता है तीसरा फ्लेवर, और आपको पता है कि ये 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये 12 ऐसे लोग हैं जो ये दोनों वाले आइसक्रीम करते हैं, ये 15 इन दोनों को करते हैं, 10 इन दोनों को करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। एक से अधिक का मतलब क्या है, दो भी पसंद कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 फ्लेवर तो है नहीं। तो एक से अधिक का मतलब है एक वाले नहीं चाहिए, तो ये बच्चे तो नहीं चाहिए, ये तो केवल वनीला पसंद करते हैं। ये भी नहीं चाहिए, चॉकलेट पसंद करते हैं केवल, और ये भी नहीं चाहिए, केवल पिस्ता पसंद करते हैं। तो ये 12 बच्चे चलेंगे क्योंकि ये दोनों पसंद करते हैं, ये 15 भी चलेंगे क्योंकि दोनों पसंद करते हैं, ये 10 भी चलेंगे क्योंकि दोनों पसंद करते हैं, और ये 8 भी चलेंगे क्योंकि ये तीनों पसंद करते हैं। तो ये 20, 25, 45 आंसर आएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, 45 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 पर आइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ये पेपर जो है फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा सा। यहां पर एक डॉट 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 रह गया लगाने से, तो वो मैं लगा देता हूं, जरा देखिए एक डॉट और है। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, पेपर जब फोल्ड करके कट किया जाता है तो जैसे जैसे फोल्ड करते हैं वैसे वैसे आप उसको वापस से खोलते हैं। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं आपको चैप्टर नहीं सिखा सकता, लेकिन पेपर फोल्डिंग और कटिंग का मैंने सेशन लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सेशन, उसको जरूर देखिएगा। इसकी चाबी क्या होती है वो मैं आपको अभी भी बता देता हूं, वो ये होती है कि फोल्ड कितनी बार किया गया, यानी कि फोल्ड करने में कितनी लेयर बनी। जैसे एक पेपर को आपने एक बार फोल्ड किया तो 2 लेयर बन गई, एक बार और फोल्ड किया तो 4 लेयर बन गई, एक बार और फोल्ड किया तो 8 लेयर बन गई। अब आप उसमें एक होल बनाओगे तो खोलने के बाद 8 होल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी बॉर्डर पे आधा होल बनाओगे तो आधे आधे 8 होल बनेंगे, यानी पूरे पूरे 4 बनेंगे। ये थोड़ी बारीकियां होती है जो सेशन में तो जाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, यहां मैं देखते कह सकता हूं कि यहां पर आंसर जो आएगा वो सिर्फ बी है। मैं ये तो हो ही नहीं सकते ए और डी, तो इनमें ये वाली शेप नहीं है, आंसर केवल बी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्लियर कट ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है। आप एक बात बताओ, आप एक बार देखो, ये एक पेपर है, आप सोचो सबसे पहले क्या किया गया। सबसे पहले यहां पर यह एरो का निशान नहीं है, कई बार बना भी देता है वो, तो यो एक एरो बनाता है, सीक्वेंस में भी देता है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस में नहीं दिया। इसका मतलब पहले तो यो फोल्ड करो। अब फोल्ड करने के बाद ये पेपर ऐसा रह गया ना, बताओ मेरे को, आधा। अब क्या होगा, अब कहेगा ये ऐसे फिर फोल्ड करो, तो ये पेपर कितना रह गया, केवल ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला सिर्फ इतना सा रह गया, ये वाला पार्ट। अब यहां पर क्या करो, यहां पर ये जो है ना, ये एक तो कट यहां लगाया और एक कट इसने यहां लगाया, एक कट यहां लगाया। अब जैसे ये सबसे पहला पेपर था, फिर आधा रह गया, फिर चौथा है रह गया, और अब कट लगाया। अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, सोचो, जो कट यहां पर लगाया आधा, तो आधा कट ये सीधा है ना, यहां पर देखो ये सीधा है, तो ये कट यहां पर जाकर के खोलते इधर भी तो कट लगेगा, ये मुझे बताइए। और ठीक इसी तरह से ये भी इधर बनेगा। अब जैसे ये वाला पार्ट हम ऊपर वापस से खोलेंगे तो क्या होगा, आपको एज इट इज जो नीचे वही फिर नजर आएगा इस तरह से। और जो ये वाला पार्ट है, जब ये खुलेगा तो कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। तो ये बिल्कुल कॉपी ऐसे कैसे नजर आएगी, कुछ इस तरह से। क्या मेरी बात समझ पा रहे, क्योंकि ये जो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट जब ये इधर से खोलोगे तो जितना इधर है उतना इधर भी मिलेगा, और जितना इधर है उतना इधर भी मिलेगा। ये वाला पार्ट, ये तो आधा खोलने पर मिलेगा। अब जब पूरा खोलेंगे तो ऐसे कैसे ये ऊपर मिल जाएगा यहां पर, और ऐसे कैसे ये पूरा ऊपर बन जाएगा। इस तरह से आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मेरी मजबूरी है, लिमिटेशंस हैं कि किसी भी क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखो,
कैलेंडर का प्रश्न है, 28 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो मार्च 2008 को कौन सा दिन था? मार्च 2008 को 4 से 8 में जाएं तो 4 साल 5 दिन, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, शुक्रवार ही आंसर आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 2004 इट वॉज फ्राइडे। आपसे पूछा गया 1 मार्च 2008 को क्या होगा? बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है। इस समय से जब चालू हुआ तब तक इसका लीप ईयर का इफेक्ट नहीं आया था, क्योंकि अगले दिन 29 फरवरी 2004 थी, और जब ये 1 मार्च 2008 आया तो इसमें लीप ईयर का इफेक्ट जा चुका था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2004 में भी 29वां दिन काउंट होगा और 2008 में भी 29वां दिन काउंट होगा। सबसे पहला काम क्या है? तारीख और महीने को चेंज मत करो। तो 28 का 28 रहने दो, फरवरी का फरवरी रहने दो, 2008 में आ जाओ। तो 4 साल पूरे पूरे। अभी इसमें 2008 का इफेक्ट नहीं डाला है मैंने, और ये सब मैंने सिखा रखा है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा सकता। 4 के 4 साल, लेकिन 28 फरवरी 2004 के बाद में 28 फरवरी 2005, 6, 7, 8, लेकिन 2004 की 29वां दिन तो शामिल करूंगा ना मैं। तो ऑड डेज कितने हो गए? 5। उसके बाद 29 फरवरी और 1 मार्च, 2 दिन और मिलेंगे। तो ऑड डेज कितने हो गए? 7, और 7 का मतलब होता है 0। जहां थे वहीं पर पहुंच गए, तो फ्राइडे का आंसर फ्राइडे होगा। तो ये आपको कैलेंडर में जाना चाहिए, डिटेल में आपको पता लगेगा ये ऑड डेज क्या होते हैं और कैसे इनको जल्दी से निकाला जा सकता है। कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, कितनी भी बड़ी, किसी डेट से किसी डेट पर आगे जाना, पीछे जाना, या कैलेंडर का कॉपी करना, कौन सा कैलेंडर किन सालों में एक जैसा आता है, या फिर किसी तारीख महीने साल को डे निकालना, ये सारे काम हमने कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शब्द ग्लोरी के अक्षर वर्णमाला क्रम में लगाए जाएं तो कितने अक्षरों की स्थिति में अंतर नहीं होगा? GLORY। तो इसने कहा कि ये जो 5 शब्द हैं, इस शब्द ग्लोरी में इसके जो अक्षर हैं, मतलब शब्द तो एक है, सॉरी, अक्षर इसमें 5 है, इनको वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो पहले लगाओ, बाद में आता है वो बाद में लगाओ, और फिर देखो कि कितने ऐसे लेटर्स थे जिनकी पोजीशन जो थी वही रह गई। इन सब में सबसे पहले वैसे जी आता है, तो जी तो वहीं रहा, उसके बाद एल आता है वो भी वहां रहा, फिर तो ओ ही आता है और आर ही आता है, वाई आता है, ये तो अल्फाबेटिकली है इस शब्द में। तो पूरे 5 में ही ऐसा नहीं हुआ, तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ? तो मुझे आंसर देना चाहिए 3। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न होता जिसमें एक लेटर ही ऐसा मिलता, सपोज मान लीजिए एक लेटर ही मिलता, तो फिर क्या होता भाई? उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहां पर पूरे 5 के 5 वहीं पर है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिएगा। विकल्पों में दिए गए 4 चित्रों में से सही दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण मतलब मिरर इमेज। अभी हमारी बात हुई थी वाटर इमेज की, वाटर इमेज में हम ऊपर और नीचे में चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट वही रहता है। मिरर इमेज में क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट में चेंज करेंगे, ऊपर नीचे वैसा ही रहेगा। अगर कुछ भी ना कहा जाए तो ये स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं कि जो भी आपको दिया गया है, जिसका आपको मिरर इमेज चाहिए, तो मिरर हमेशा आप उसके दाईं तरफ लगाएंगे ऐसे, और यहां जो नजर आएगी वो इसकी इमेज होगी इस तरफ। अगर यही मिरर नीचे लग जाता ना, यो रीजनिंग के नीचे, तो फिर वो कहलाती तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से तो मिरर इमेज, बट असल में वाटर इमेज हो जाती। अब इधर देखिए, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट का तो शुरुआत जी से होनी चाहिए और अंत आर पर होना चाहिए। तो जी से शुरू होना चाहिए, तो जी जी जी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जी कैसा बनेगा चेक करूं क्या? अरे क्या फायदा चेक करने से, क्योंकि जी कैसा बनेगा, तीनों में एक जैसा है, कोई फायदा ही नहीं होगा। एन इन दोनों में एक जैसा है, ये अलग है, तो एन चेक कर सकते हैं अपन। तो एन चेक करें तो जरा देखो क्या होगा। मैंने कहा जो चीज नीचे जा रही है वो नीचे ही जाएगी, नीचे वाली नीचे जाएगी, ऊपर वाली ऊपर जाएगी, लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा। अब ये नीचे से जब ऊपर गई तो हम भी ऊपर जाएंगे, लेकिन ये लेफ्ट में जा रही है ऊपर, ये लेफ्ट में जा रही है, हम राइट में जाएंगे।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से इसमें और इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन कट गया। आपको मैंने आज कितनी बार कह दिया, अगर दो ऑप्शंस बच रहे हो तो सिर्फ एक उनमें कोई ऐसी चीज देख लीजिए जो असमान है, वो उत्तर निकाल के दे देगी। आई एक जैसा है, एन एक जैसा है, ओ एक जैसा है, ये सब चेक करने को कोई फायदा नहीं। आखिरी में ई और आर चेक करने से काम चल सकता है। तो मैं बात करूंगा आर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा कैसा ही बना के दे दिया इसने, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा बताइए? ए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार इसके बजाय कि हम सही उत्तर ढूंढें, ये देखना ज्यादा आसान हो जाता है कि कौन से तीन गलत उत्तर हैं, क्योंकि तीन कट गए तो जो बच गया वो हमारा आंसर है। प्रश्न 19 पर आइएगा। ये प्रश्न जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने का होता है, अक्सर एक प्रश्न आता ही है। देखो क्या बोलता है, सही क्रम में सजाएं परिवार, समाज, सदस्य, स्थान और देश। मैं एक बात जानता हूं, इन सब में सबसे बड़ा देश है और इन सब में सबसे छोटा सदस्य है। तो मेरे को यह पता है कि स्टार्ट और एंड या तो 3 और 5 में से कोई एक स्टार्ट में और कोई एक एंड में, यह पक्की बात है। क्योंकि समाज, परिवार और स्थान, इन तीनों, क्योंकि आपको स्टार्ट और एंड भी पकड़ में आता तो काम हो जाएगा। 3 और 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है। मुझे लगता है यह आंसर तो हो ही नहीं सकते। ए और सी में अपन दिमाग लगा सकते हैं, और कुछ भी नहीं कहा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा बात करेंगे किससे, दूध से लेकर मक्खन बनने की, मक्खन से दूध बनने की नहीं, बच्चे से वृद्ध होने की, वृद्ध से बच्चे होने की नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटे से पौधे से वृक्ष बनने की। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 से शुरू होना ज्यादा ठीक है, हालांकि दोनों ऑप्शन में 3 से शुरू हो रहा है। सदस्य और अंत देश पर हो रहा है, बीच के बचे स्थान, समाज, परिवार। सदस्य किसका होता है? परिवार का। परिवार किस में आएगा? समाज में, और समाज स्थान में होगा, और स्थान देश में होगा। तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, यह आंसर नहीं होना चाहिए। 3 के बाद 1 परिवार, फिर 2 समाज, 4 स्थान और 5 देश। ऑप्शन सी इज द बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा। ये एनालॉजी का एक और प्रश्न है। हाई इज रिलेटेड टू लो, ऊंचा और नीचा। सिमिलरली माउंटेन, माउंटेन ऊंचा होता है, तो यहां वैली आंसर होना चाहिए। उच्च का रिलेशन कम से है, बहुत ऊपर बहुत नीचे, बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। पर्वत बहुत ऊंचा है, घाटी क्या होती है? बिल्कुल वैली नीचे दिखती है कि नहीं? कई बार अनफॉर्चुनेटली हम लोग सुनते हैं ना कि घाटी में कोई गिर गया, कोई गाड़ी गिर गई। घाटी मतलब बहुत गहराई में जो चला गया, और 2 पहाड़ों के बीच में जो होती है वो भी घाटी होती है। तो अगर बात करें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21 देखिएगा। ये एक सीरीज का प्रश्न है, अल्फाबेट की सीरीज है। अक्सर आपके एग्जाम में अल्फाबेट की एक सीरीज का क्वेश्चन आता है। देखो, तो ये सीरीज को पकड़ना है अल्फाबेट के लेटर से, GJHILOMNQTRS। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा क्रम में तो नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर मेरे को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है जरा देखना। GHIJ, जी एक छोड़कर HIJ, जे के बाद में के छोड़ा L, LMNO, ओ के बाद एक छोड़ा P, QRS, टी के बाद एक छोड़ा यू के बाद क्या आएगा? V, और V के बाद एक छोड़ करके W, X और यहां पर Y। तो VYWX, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। G एक छोड़कर HI और यहां पर फिर J के बाद में K छोड़ा, L एक छोड़कर MNO, O के बाद एक छोड़ा, P छोड़ा तो Q छोड़ो RST। अब T के बाद एक छोड़ो U, तो V एक छोड़कर, V के बाद W, X, Y और V के बाद में U, V सॉरी V, भाई T के बाद में U छोड़ो
तो V और V के बाद में क्या होगा, एक छोड़कर W और फिर X और फिर यहां पर क्या होगा Y। तो VYWX, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22, निम्न चार में से कोई तीन किसी प्रकार से एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इसमें नहीं आता? इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, और सरल भाषा में कहते हैं ऑड वन आउट। चार में से कोई तीन अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हो सकते हैं तीन पालतू जानवर हो, एक जंगली जानवर हो सकता है, तीन उड़ने वाले पक्षी हो, चौथा नहीं हो सकता है, तीन किसी भी तरह से, तीन फ्रूट से एक वेजिटेबल है। मेरी बात समझ पा रहे? तो किसी भी तरह से कोई भी चीज ग्रुपिंग बना लेती है और एक उस ग्रुप में नहीं आ पाता, जो नहीं आ पाता वही हमारा आंसर होता है। ये नंबर का प्रश्न बहुत बार आता है। तो 222, 350, 520, 120 चारों इवन नंबर है, प्राइम का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करें भाई? 222, 350, 520 और 120, इन चारों में से तीन कोई ग्रुप बनाते हैं और एक नहीं बनाता, तो वो कौन सा है? 216 प्लस 6, 343 प्लस 7, 512 प्लस 8, ये 130 होता तो बात बनती, आंसर 120 होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ये क्या हो रहा है, 6 के क्यूब में 6 जुड़ा हुआ है, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 6 जोड़ा तो 222 आया। ये 7 के क्यूब में 7 जोड़ा हुआ है, 7 का क्यूब क्या होता है? अच्छा, ये 6, 7, 8 ऐसा जरूर नहीं है, ये बी इधर हो सकता था, ये क्योंकि क्लासिफिकेशन में सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता, इनको रैंडमली मिला लो, ए को डी ऑप्शन कर लो, डी को बी कर लो, किसी को तो भी आंसर वही आएगा। सीक्वेंस लगाने की कोशिश मत करना, ये तो इत्तेफाक है कि 6 और 7 बैठ रहा है, ये ऊपर भी हो सकता था। 7 का स्क्वायर 343 में 7 जोड़ू तो 350 आता है। 8 क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 में 8 जोड़ू तो ये आता है। बट 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ने पर 130 आना चाहिए था, तो यहां इन तीनों में तो क्यूब करके जिसका क्यूब है वो जोड़ा, और यहां पर जिसका क्यूब है उसको घटा दिया, तो इसमें कौन सा अलग बन गया? ऑप्शन डी अलग बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सीरीज का प्रश्न है, और नंबर सीरीज में भी मिसिंग सीरीज है। 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ, समझ में नहीं आया। कई बार सीरीज शुरुआत में समझ में ना आए तो आप राइट से भी पकड़ सकते हो। ये क्या समझ में आया? 15 का दुगना 30 और 15 का आधा 7.5, यानी कि 2.5 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के चांस है। आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 7.5 आंसर है 7.5। कैसे बना जरा देखो। 10 में पहले इसने क्या किया? इसका किया आधा गुना, जब आधा गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर किया 1 गुना तो फिर 5 ही मिला, फिर किया 1.5 गुना तो 1.5 गुना करेंगे तो 7.5 मिलेगा, फिर किया 2 गुना तो 2 गुना करेंगे तो 15 मिलेगा, ये मिसिंग था। और अब किया इसने क्या बताइए? 2.5 गुना, 2.5 गुना करेंगे तो 37.5 मिलेगा, और आगे करना पड़ जाए तो अब 3 गुना भी करते, बट उसके आगे पूछा नहीं है, तो 10, 5, 5 ये मिसिंग था, 15, 37.5, तो आंसर क्या दीजिएगा? 7.5, 7.5। मैं फिर कहूंगा, 2 सेशन मैंने ले रखे हैं अल्फाबेट सीरीज के, और 2 ले रखे हैं मैंने नंबर सीरीज के, उनको आप जरूर देखिएगा। नंबर सीरीज में जितने लॉजिक्स बन सकते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, नंबर बढ़ रहे हैं तो क्यों मल्टीप्लिकेशन तरफ जाएं, घट रहे हैं तो डिवीजन की तरफ जाएं, आसपास हैं तो प्लस माइनस में जाएं, स्क्वायर क्यूब कब देखते हैं, प्राइम नंबर का रोल सबसे बड़ा क्यों होता है, ये सबको लेकर मैंने सेशंस बना रखे हैं, उनका फायदा उठाइए। क्वेश्चन आज के आखिरी के 2, 24 नगर Z नगर Y के पूर्व की ओर है। डायरेक्शन में हमारे को शेडो के प्रश्न भी आते हैं, डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, और जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नगर Z आपको कुछ भी नहीं कहा जाए तो एज पर स्टैंडर्ड्स आप क्या मानेंगे? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
तो नगर Z जो है नगर Y नगर F के पूर्व की ओर है, तो नगर F बेस हो गया और नगर F का पूर्व, तो ये इधर हो गया नगर Z। भाई Z जो है F के क्या है बताइए, नगर Z नगर F के पूर्व की ओर है। नगर B नगर Z के उत्तर की ओर है, उत्तर ऊपर होता है, तो नगर B जो है वो Z के ऊपर उत्तर की ओर है। नगर H B के दक्षिण की ओर है, नगर H जो है वो B के दक्षिण की ओर है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, B के दक्षिण की ओर है, तो ये H मैं कहना चाहता हूं कि यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, क्योंकि कोई अगर B के दक्षिण में है तो ये पूरी लाइन जो मैंने बना दी ना, ये पूरी की पूरी दक्षिण है, तो यहां 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 कहां मुझे क्या पता, तो ये B और Z के बीच में भी हो सकता है और Z के नीचे भी हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न का चुनाव किया गया। इंफॉर्मेशन समाप्त हुई, सवाल पूछा गया, नगर H नगर F से किस दिशा में, नगर H जो है वो F से किस दिशा में, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां मान लेते तो नगर H हो जाएगा क्या बताइए, दक्षिण पूर्व में, यानी कि साउथ ईस्ट में, लेकिन अगर ये ऊपर रह गया तो नॉर्थ ईस्ट में रह जाएगा। अब ये साउथ ईस्ट में कि नॉर्थ ईस्ट में भगवान ही जाने, तो आंसर क्या दीजिएगा, सही आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कान खोलकर सुन लीजिएगा, बी जो है नगर H जो है नगर B के दक्षिण की ओर है। अगर ये बोलता ना कि भाई B H का रिलेशन केवल B से बताया, ये बोलता ना कि B के तो दक्षिण में और Z के उत्तर में, तो Z के उत्तर में B बताया, H नहीं, तो H का मुझे कुछ नहीं पता। आंसर दीजिएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। और अब आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, इतनी मेहनत से काम हो रही है, अभी के अभी एक लाइक तो बनता है, कम से कम हर बच्चा एक कमेंट करे और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करे। और जो संडे को मैंने क्लासेस शुरू की हैं, सेशंस सुबह 10 बजे, आपके लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में ऊर्जा लाने के लिए, जोश भरने के लिए, आप उस चैनल को अधिकतम लोगों में शेयर करें, आपको मजा आ जाएगा, है ना। जो कमिंग संडे है बहुत सारे बच्चों ने रखा था, तो मैंने एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए सेशन रख रखा है। और जो अभी संडे को गया था वो क्या था, आप जब चाहें अपनी जिंदगी को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जब जागो तभी सवेरा, सबको देखना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखो, ऑल पेन्स आर बॉल्स, सम बॉल्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर स्टोन्स। ये कहानियां मैंने आपको पूरी अच्छे से सिखा रखी है। सम स्टोन्स आर पेन्स गलत है, सम रिंग्स आर पेन्स गलत है, रिंग और पेन इधर है। अब क्यों क्या, ये तो बहुत लंबी कहानी है, वो चैप्टर में देखना पड़ेगा आपको। सम बॉल्स आर पेन्स, बॉल्स पेन्स तो होना पड़ेगा। नो स्टोन इज पेन, कोई भी स्टोन पेन नहीं है, गलत, क्योंकि हो भी तो सकता है। स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हैं, कंक्लूजन नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता। ये तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है 7-8 सेशंस लेकर के सिलोजिज्म। और आप इसको और गहराई में देखना चाहते हैं, सिलोजिज्म मैंने 2 बार करवा रखा है। एक प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, बैंक की प्लेलिस्ट, उसमें 10-11 सेशन मैंने ले रखे सिलोजिज्म के और डेप्थ में, जिससे ऊपर होता ही नहीं है। कैट का बच्चा भी उसको देखेगा, उसके बाहर नहीं आएगा। और दूसरा सिलोजिज्म मैंने करा रखा है रेलवे वाले में भी, तो उसमें भी बहुत कुछ है। जितनी गहराई में आप जाना चाहो सब अवेलेबल है। आप देखो, मैंने बताया था कि जब कम से कम 2 गलत होते हैं तो हम आइदर चेक करते हैं, तो यहां पर 3-3 गलत है, पहला, दूसरा और चौथा। आइदर की 3 शर्तें थी, पहला कम से कम 2 गलत हो, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। स्टोन और पेन का ही मिलता है, इसमें नहीं है, ये मिल गया। और पेयर बताया था AO, IO और IE, तो वो I है और ये E है, तो पहले और चौथे में आइदर है और तीसरा सही है। पहले और चौथे में आइदर है और तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आया होगा। परसों फ्राइडे को आपको मैथ्स का सेशन भी मिलेगा, शानदार 25 क्वेश्चंस के साथ। और देखो, थोड़ी मजबूरियां हैं, टाइम बहुत ज्यादा मिल ही नहीं पाता, क्या करें, वरना मैं कोशिश चाहता हूं आने वाले दिनों में ये 2 नहीं, अपन वीक में 4 सेशन करें। आई ट्राई, मैं ना कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करो। जितनी चीजें ज्यादा लोग देखते हैं तो मेरी मजबूरी हो जाती है। अब व्यूज बहुत ज्यादा हो ना, तो मुझे लगता है तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा कुछ आप पर भी डिपेंड करता है। बढ़िया से तैयारी करो, सिलेक्शन अपन
हर हालत में लेके रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।